नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साल 2024 में गृह मंत्रालय ने देशवासियों के लिए न्याय तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष था। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने कई परिवर्तनकारी निर्णय लिए और जिनमें से कई युगांतकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत के संविधान में निहित नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई। रिपोर्ट देखिए। साल 2024 में गृह मंत्रालय ने देशवासियों के लिए न्याय तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष था। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने कई परिवर्तनकारी निर्णय किए, जिनसे कई युगांतकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत के संविधान में निहित नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में कई मौकों पर देशवासियों को गर्व महसूस करवाया। 2024 की शुरुआत में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा लोगों ने सदियों से की थी और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी यह वादा शामिल था। पीएम मोदी ने 2024 में कई अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। उनका ये कदम भारत में विकास की गति को तेज करने के साथ साथ नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल इंडिया अभियान और स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी रुचि भी प्रमुखता से सामने आई। उन्होंने यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को वैश्विक पहचान दिलाई और भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पीएम के नेतृत्व में भारत ने G20 सम्मेलन और बाकी कूटनीति के आयोजनों का माध्यम से अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूती दी। उन्होंने इन सम्मेलनों में भारत का पक्ष मजबूती से रखा, जिससे देश को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी आजाद भारत के वो लोकप्रिय शख्स हैं जिनके नाम पर 2014 से बीजेपी को संपूर्ण बहुमत देकर केंद्र की सत्ता लगातार सौंपी गई है और फिर यही चेहरा राज्यवार बीजेपी की सरकार बनने में कारगर साबित हुआ है। लेकिन इस चेहरे पर विश्वास जगाने वाले, रणनीति की राह गढ़ने वाले शिल्पकार अमित शाह है। यही वो चेहरा है जिनकी रणनीति से 2024 में बीजेपी को मोदी का पर्याय बना दिया। उस समय अमित शाह यूपी बीजेपी के प्रभारी के साथ साथ उनकी रणनीति ने देश में मोदी लहर को वोट में बदल दिया। यही वो दौर था जब पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को राष्ट्रीय पहचान मिली।
ये पूरे कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय मिले। इसलिए दंड संहिता नहीं है, न्याय संहिता है। और हमारी न्याय की जो चिर पुरातन अवधारणा है, नारद से लेकर कौटिल्य तक सभी ने जो न्याय की व्याख्या की है, उसमें कहीं दंड का प्रावधान ही नहीं, न्याय का प्रावधान है। दंड गुनाह को रोकने के लिए एक प्रतीकात्मक जगह पे रखे। दंड के उद्देश्य से न्याय की अवधारणा नहीं की है, व्यक्ति को न्याय मिलने के लिए न्याय प्रक्रिया की अवधारणा की है। और मैं इसमें बहुत बारीकी से जुड़ा हूं। पहला शब्द लिखने से समारोह तक, अंतिम शब्द तक जुड़ा हुआ हूं। मैं कह सकता हूं, इसको जो बारीकी से अध्ययन करेंगे, केवल और केवल न्याय का ही स्पिरिट आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। भारत जैसी विविधता और विशाल जनसमूह वाले देश में आजादी के बाद लोकप्रियता की ऊंचाई छूने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी शामिल है। और ये जोड़ी का इतिहास बेहद दिलचस्प है, जिन्होंने भारत को सभी क्षेत्रों में एक अलग पहचान दिलाई। इनकी ताकत की वजह से बीजेपी में सकारात्मक बदलाव का सिलसिला नहीं थमा और ये सिलसिला अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में संगम घाट पर आरती की। आपको बता दें कि शहर में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर सीएम योगी ने घाट पर आरती की और पूरी तरीके से जो है प्रशासन प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियों में जुटा हुआ है। संगम घाट पर सीएम योगी ने आरती की। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रयागराज से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संगम घाट पहुंचे और वहां पर ये तस्वीरें उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एकेटीयू सहित तीनों टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इनोवेशन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एकेटीयू सहित तीनों यूनिवर्सिटी में इनोवेशन सेंटर बनाएं और जहां पर युवाओं को स्टार्टअप से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। सरकार फंड देगी। ग्लोबल और लोकल मार्केट की मैपिंग करार कर जो है मौजूदा ट्रेंड के अनुसार युवाओं को दक्ष बनाएं। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार यूपी इनोवेशन फंड की उपयोगिता को लेकर बैठक की है और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास में फंड की कमी नहीं है, जबकि युवाओं के पास इनोवेशन तो है लेकिन फंड की कमी है। ऐसे में यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है छात्रों को फंड उपलब्ध कराया जाए और इससे आने वाले समय में नए नए इनोवेशन सामने आएंगे। इससे प्रदेश का युवा ग्रोथ करेगा तो वहीं प्रदेश का भी नाम रोशन होगा। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। ये प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान अब कैसे ढोंगी और फरेबी भी बन गए हैं, कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। और शुरुआत कई पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। सबसे पहले ये कह के करना चाहूंगा कि अब ये
ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। सबसे पहले तथ्य रख दूं आपके समक्ष। 30 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक आदेश पारित करता है और इस आदेश में जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है, ये मैं आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रख दूं, उल्लंघन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015। एक दूसरा, 5 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई कि कोई भी राजनीति में बच्चों का कोई वक्तव्य, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा राजनीतिक बयान देना, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं ये कहता हूं, और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, जिसके मेंबर ने आदेश पारित किया है कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का ये कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। जो शब्द इस आदेश में हैं, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। The participation of children in political campaign activities raises serious concerns. दूसरा, deeply concerned. The National Human Rights Commission is deeply concerned about such ex posts. And they take a firm view, as they say, we take a firm view that the aforementioned post should be immediately removed and should be taken down. Immediately. But nothing has been done. So I want to first of all also highlight the real character and anti-children attitude of the Papi Aap, Arvind Kejriwal and Atishi Marlena. It raises 3 very vital issues. Why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena involving our innocent children and violating their dignity, which is their fundamental right, by these campaigns? Is he unsure? Is Arvind Kejriwal aware that he is losing the Delhi elections? Second, why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena violating the Constitution of India, Article 21, which guarantees personal liberty, dignity to our children?
Why is he violating the Juvenile Justice Act? The laws of the country have no meaning for a Chief Minister, Atishi Marlena, who is sworn by the Constitution to protect and preserve it. And third is a question that the citizenry of our country and Delhi is asking. They're asking, why are you playing with young and impressionable minds, and why are they being pushed towards cheap and dirty politics of the Aam Aadmi Party? And it is our duty to insulate these young and impressionable minds from the cheap, dirty and petty politics of the Aam Aadmi Party. And we will continue to do so. We will ensure that Arvind Kejriwal, the destroyer of Constitution, a hater of children, is thrown out of power so that people of Delhi who deserve better have a government which serves them well. इसके बाद मैं कुछ प्रकरण आपके समक्ष रखूंगा. ये पहली बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने भारत और दिल्ली के भविष्य, हमारे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है. आप याद करिए, एक क्लासरूम घोटाला उर्फ बाथरूम घोटाला हुआ था. ये क्या था? इन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चे, हमारे बच्चे अब क्लासरूम में नहीं पढ़ेंगे, ये टॉयलेट सीट में बैठ के टॉयलेट में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉयलेट ही क्लासरूम है. ये दूरदर्शिता थी. शराब कारोबारियों के साथ इलू इलू, लेकिन दिल्ली के बच्चों के साथ टॉयलेट में बैठ के टॉयलेट सीट पर बैठो और पढ़ाई करो, क्योंकि यही क्लासरूम है. पॉक्सो एक्यूज्ड खड़ा होना था मुख्यमंत्री जी को, जब ये मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, बच्चों के साथ. तो इनके मंत्री सतेंद्र जैन द रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाए हुए थे, मसाज ले रहे थे जेल की सलाखों के पीछे. इतना प्यार बच्चों से इनका. इसके बाद जो इन्होंने किया है, इस पे मैं जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगा. हम सब जानते हैं, दिखावे की राजनीति अगर कोई करता है तो वो अरविंद केजरीवाल. 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं, तो इनको लगा कि हमारी साग पर भट्टा लगेगा. तो इन्होंने क्या किया कि 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा तो नहीं दी, लेकिन उनको फेल करना स्टार्ट कर दिया. इसलिए फेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर 9वीं और 11वीं में फेल करेंगे तो इनको लगा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आएंगे वो अच्छे आएंगे. और आप सोचिए किस तरह की विभत्स राजनीति ये व्यक्ति करता है, जो 11वीं और 9वीं कक्षा में हमारे बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, उसके बाद उनके साथ कहता है हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे. आप सोच देखिए कितनी जहरीली है. 9वीं और 11वीं के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा का अधिकार जो उनको है, क्लासरूम में अच्छी फैसिलिटीज हो, ये सुनिश्चित करना था. लेकिन नहीं, बच्चे हम तुम्हें 9वीं और 11वीं में ही फेल करेंगे और उसके बाद हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे. तो अब दिल्ली भी कह रहा है, जैसा एलजी साहब ने लिखा है, अपनी पार्टी की ही मुख्यमंत्री को अस्थाई मुख्यमंत्री बता रहे हैं. तो दिल्ली की जनता भी कह रही है, आपको हटाकर अप्रत्याशित हार दिखाकर राजनीति से बाहर कर दिल्ली की जनता अब हैप्पीनेस उत्सव बनाने जा रही है, क्योंकि भाजपा. आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. क्या कुछ कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं.
व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। पेंटोन ब्रिज पहली बार हम लोगों ने इनकी संख्या 2019 में बढ़ाई थी, जो 22 तक पहुंची थी। इस बार महाकुंभ को देखते हुए 30 पेंटोन ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 28 बनकर के तैयार हो चुके हैं। तो अगले 3-4 दिन के अंदर वह भी बनकर के तैयार होंगे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट यहां पर तैयार किया जा रहा है और लगभग सभी तैयार हैं। कुछ पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। अरेल की ओर एक पक्का घाट बन रहा है, अगले 2-3 दिन के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। चेकर्ड प्लेट यहां पर लगभग 530 किलोमीटर के दायरे में ये सब बिछाई जा चुकी है और इसी प्रकार से शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सके, श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो सके, संतों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन भी यहां बिछाई जा चुकी है। मेला अपना एक सेब लगभग ले चुका है कि वो संस्थाओं को आना, बाकी संस्थाएं आ रही हैं। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहां के लिए किया है और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते हैं। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहां पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहां पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहां पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और मां गंगा, मां यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। आज इस दिवस मैंने यहां बैठक की है, पूजा भी की है और आप सबके सहयोग से इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ यहां पे आयोजित करने का गौरव यहां पे डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होगा, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को प्राप्त होगा, प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। मेरी प्रयागराज वासियों से ये अपील होगी कि स्वच्छता का
और आतिथ्य सेवा का जो उदाहरण प्रयागराज ने इससे पहले किया है 2019 के कुंभ में, उससे अच्छा अवसर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।